नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार यानी इंडियन मनी मार्केट की। समझिए, ये किसी भी इकोनॉमी का वो इंजन है जो रोजमर्रा की यानी शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए पैसों का फ्यूल सप्लाई करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये मनी मार्केट होता क्या है। फिर इसके दो अलग अलग चेहरों को देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद इसके सबसे ज़रूरी टूल्स के बारे में जानेंगे और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज भी करेंगे। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कोई भी इकोनॉमी अपने रोज के कैश के लेन देन को, जिसे हम डेली कैश फ्लो कहते हैं, उसे मैनेज कैसे करती है? तो इसका जवाब है मनी मार्केट के जरिए। जी हाँ, यही वो सिस्टम है जो इकोनॉमी की शॉर्ट टर्म नकदी की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो चलिए इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। ये असल में कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है। और ये करते क्या हैं? ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, लोन्स, सोना, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब में डील करते हैं। सीधे सीधे कहें तो यहाँ थोड़े समय के लिए पैसे का लेन देन होता है, जिससे पूरी इकोनॉमी में कैश का फ्लो यानी लिक्विडिटी बनी रहती है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मनी मार्केट को आप अपने सेविंग्स अकाउंट की तरह सोच सकते हैं। मतलब जब भी ज़रूरत पड़ी पैसा निकाला, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट, वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है, जैसे कोई एफडी या फिर रिटायरमेंट फंड, जहां पैसा लंबे समय के लिए लग जाता है। तो चलिए अब इस मार्केट के दो चेहरों को देखते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। अपना जो इंडियन मनी मार्केट है ना, वो मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिस पर आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स की पूरी नजर रहती है, सब कुछ नियमों के हिसाब से होता है। और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो इनफॉर्मल है, मतलब ज्यादा नियम कानून नहीं है। और यही रेगुलेशन का जो फर्क है ना, यही इन दोनों की पूरी दुनिया बदल देता है। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब जरा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के ऑफिशियल टूलकिट में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉल और नोटिस मनी की। इसे आप बैंकों का आपस में एक रात वाला उधार समझ सकते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए दिन खत्म होते होते किसी एक बैंक के पास कैश थोड़ा कम पड़ गया, तो वो क्या करेगा? वो आरबीआई के प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी दूसरे बैंक से सिर्फ एक रात के लिए, मतलब ओवरनाइट, उधार ले लेगा। बस इसी को कहते हैं कॉल मनी। और अगर ये उधारी 2 से 14 दिन के लिए हो तो उसे नोटिस मनी कह दिया जाता है। सिंपल। अगला है ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। अब देखिए, जब सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो उसकी तरफ से आरबीआई इन्हें जारी करता है। ये जीरो कूपन होते हैं, मतलब इन पे कोई फिक्स्ड ब्याज नहीं मिलता। तो फिर फायदा कैसे होता है? चलिए बताता हूँ। मान लीजिए सरकार ने कहा कि आप हमें आज 98 रुपए दो और हम 91 दिन बाद आपको पूरे 100 रुपए लौटा देंगे। तो वो जो 2 रुपए का फर्क है ना, वही आपका प्रॉफिट है। और क्योंकि इनके पीछे सरकार की गारंटी होती है, तो इन्हें सबसे सेफ माना जाता है, मतलब रिस्क फ्री। अब आते हैं कमर्शियल पेपर पर। इसको आप टी बिल का कॉर्पोरेट वर्जन मान लीजिए। जब किसी बड़ी वेल रेप्यूटेड कंपनी को थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए होता है, बैंक से लोन लेने के बजाय, तो वो सीपी जारी कर देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है, मतलब इसके पीछे कोई गारंटी या गिरवी रखी हुई चीज नहीं होती। ये बस कंपनी के नाम और उसकी रेप्यूटेशन पर चलता है। लिस्ट में अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स यानी सीडीज। इसे आप एक स्पेशल टाइप की एफडी समझ सकते हैं। नॉर्मल एफडी में क्या होता है? आप पैसा तोड़ने में हिचकिचाते हैं, लेकिन सीडीज एक ऐसी रसीद है जिसे आप मैच्योरिटी से पहले बाजार में किसी और को बेच सकते हैं। मतलब ये निगोशिएबल है, इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, और यही बात इसे खास बनाती है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। ये जो सीडीज है ना, इनका सफर 1960s में न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था और तब ये डॉलर में जारी होते थे। फिर कुछ ही साल बाद 1968 में लंदन में स्टर्लिंग सीडीज भी आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। चलिए अब एक बहुत ही खास और अक्सर कंट्रोवर्शियल रहने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ये हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसे हम पी नोट्स भी कहते हैं। तो आखिर ये पी नोट्स काम कैसे करते हैं? चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन उसे सेबी के रजिस्ट्रेशन वाले झंझट में नहीं पड़ना। तो वो क्या करेगा? वो जाएगा एक रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी
FII के पास। अब ये FII उस इन्वेस्टर की तरफ से इंडियन स्टॉक्स खरीदेगा और बदले में उस इन्वेस्टर को एक पी नोट जारी कर देगा। ये पी नोट एक तरह का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू उन इंडियन स्टॉक से जुड़ी होती है। तो हो गया ना काम, बिना सीधे रजिस्टर हुए भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक हमने बात की ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की, जहां सब कुछ कायदे कानून से होता है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की। अच्छा, तो इस अनऑर्गेनाइज्ड बाजार में कौन आता है? इसमें आते हैं साहूकार, चिट फंड्स, मतलब वो सारे लोग जो रेगुलेटर्स की सीधी निगरानी में नहीं हैं। और यहीं पर एक बड़ा कंफ्यूजन भी है। कई चिट फंड्स कानून की कमियों का फायदा उठाकर खुद को सेबी के जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वाले कड़े नियम हैं उनसे बाहर रख लेते हैं। इससे होता यह है कि वो रेगुलेशंस तो बच जाते हैं, पर इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ये इकोनॉमी का वो कोना है जहां नियम कानून की रोशनी कम पहुंचती है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? आरबीआई, सरकार के लिए। और इसका की फीचर क्या है? 0 कूपन और एकदम रिस्क फ्री। फिर है कमर्शियल पेपर, इसे कॉर्पोरेट्स जारी करते हैं और ये अनसिक्योर्ड होता है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे बैंक्स और एफआईज जारी करते हैं और इसकी खासियत है कि ये निगोशिएबल है, मतलब बेचा जा सकता है। और आखिर में पी नोट, एफआईआईज जारी करते हैं अनरजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इन चारों का ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब हो जाए एक छोटा सा टेस्ट। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिएगा। पहला सवाल, कमर्शियल पेपर की मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होती है? सोचिए। 1 साल तक, सही है। दूसरा, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्ट करने देता है? आसान है, पी नोट्स। तीसरा, क्या ट्रेजरी बिल्स के पीछे कोई फिजिकल एसेट की गारंटी होती है? नहीं, इनके पीछे सरकार की गारंटी होती है। चौथा, 3 साल तक की मैच्योरिटी वाले सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कौन जारी करता है? बैंक्स या एफआईज? एफआईज यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और 5वां सवाल, नोटिस मनी में कम से कम कितने दिन के लिए उधार दिया जाता है? 2 दिन। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। छठा सवाल, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में साहूकारों के अलावा और कौन सा बड़ा ग्रुप आता है? चिट फंड्स, बिल्कुल ठीक। 7वां, 1960 में सबसे पहले सीडीज कहाँ इशू हुए थे? न्यूयॉर्क में। 8वां सवाल, भारत में ऑर्गेनाइज्ड चिट फंड्स को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? ये है चिट फंड एक्ट 1982। 9वां, टी बिल्स को केंद्र सरकार की तरफ से कौन जारी करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। और आखिरी सवाल, लॉन्ग टर्म फंड्स वाले फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। शानदार। ये शैक्षिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। तो अगर इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि और किन टॉपिक्स पर आप ऐसी ही चर्चा चाहते हैं। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, सोचेगा जरूर। भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर को बनाने में ये जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बीच का बैलेंस है, ये कितना अहम रोल निभाता है?